टेस्ट की क्वालिटीज़ होती हैं, ये हमने आज के सेकंड डेमो लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। और इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे सिर्फ। पहली चीज़ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेस्ट वैलिडिटी, और दूसरी चीज़ टेस्ट रिलायबिलिटी। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेस्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अगर हमारे पास टाइम बच गया तो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 40 मिनट्स तक ही अपने इस लेक्चर को महदूद करें। स्लाइड आपको नज़र आ रही है प्लीज़? जी, जी सर, आ रही है। क्या कौन सी स्लाइड नज़र आ रही है? टेस्ट टेस्ट वैलिडिटी। वैलिडिटी। स्लाइड इश्यू है जी। ओके, टेस्ट वैलिडिटी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये ना टेस्ट की क्वालिटीज़ होती हैं। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होता है जो हर हवाले से, हर लिहाज से ओके हो, जिसको एक्सपर्ट बनाते हैं, जिसके अंदर बैलेंस हो, जिसकी वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिकल हो, एडिक्वेट हो, जो हाई और लो अचीवर्स को डिस्क्रिमिनेट कर सके, तो ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाता है। ये हम जब रेगुलर सेशन पढ़ेंगे तो उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में मुकम्मल जानेंगे, तब हमें बेहतर पता चल जाएगा कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसको कहते हैं। एक एक्सपर्ट टेस्ट जो बनाता है जिसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रह जाती, सादा अल्फाज में आप समझ लें कि वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। एक टेस्ट है कि वो मैं बना देता हूँ घर में बैठे, एक टीचर्स क्लास में स्कूल में बैठे टेस्ट बना। एक है कि बोर्ड का पेपर होता है आपका, वो बोर्ड का जो पेपर होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, उसमें हर एक चीज़ पहले से वजह होती है कि भाई इस ऑब्जेक्टिव का पेपर हो, इस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इतने होंगे, इतना एमसीक्यूज, इतने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वगैरह। तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की दो क्वालिटीज़ आज हम देखेंगे, टेस्ट वैलिडिटी और टेस्ट रिलायबिलिटी। और ये मेरी बात लिख लें कि कोई भी पेपर आप उठा के देख लें, उसमें एक नंबर का सवाल वैलिडिटी से आता है, एक नंबर का रिलायबिलिटी से आता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया आज। तो स्टार्ट करते हैं जी टेस्ट वैलिडिटी से। आपको ये चार नीचे इमेजेस नज़र आ रही होंगी। मैं इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके फीचर्स बताने से पहले आपको ये एग्जांपल्स समझाना बताना चाह रहा हूँ। ये आपको एक थर्मामीटर नज़र आ रहा है, डिजिटल थर्मामीटर। इस पे जो रीडिंग नज़र आ रही है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। ये बॉडी टेम्परेचर समझ लें, नॉर्मल हमारा। तो ये थर्मामीटर जब हमारी बॉडी का सही टेम्परेचर हमें बताए तो ये वैलिड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरा बॉडी टेम्परेचर है जी 101 और थर्मामीटर बता रहा है 102 या 99, तो इसका मतलब है कि थर्मामीटर की रीडिंग ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये एक बैलेंस है, वेइंग बैलेंस है, डिजिटल इलेक्ट्रिकल। अब इसके ऊपर ये दो बॉट्स पड़े हुए हैं, तो इनका जो वेट है वो 2000 ग्राम यानी 2 किलोग्राम है। 200 सॉरी 2000 ग्राम या फिर 2 किलोग्राम है। अब फर्ज करें ये रीडिंग हमें देता 1900 ग्राम की या 1.9 kg की या 2100 ग्राम की दे देता, तो फिर ये वैलिड ना होता। इसका मतलब ये भी एक्यूरेटली हमें मेजरमेंट दे रहा है। ये आपने अपना ये इसको जो डिजिटल आपका बीपी अपरेटस होता है ये वो वाला है जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो अब आपने ये मेजर किया इससे, तो इसकी रीडिंग आई 118 और 76। ये बिल्कुल सही बता रहा है सपोज करें, तो ये भी वैलिड होगा। अब इन तीनों चीज़ों को आप सामने रखते हुए अपने जहन में रखिएगा कि वैलिडिटी को समझने के लिए एक और एग्जांपल यहाँ पे है कि आप बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ये एक सवाल उसे देते हैं कि जी बेटा बताओ इसमें कितनी रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक किस्म का बच्चे के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। अब ये चारों एग्जांपल हमें ये बता रही हैं कि ये इनकी रीडिंग अगर सही है तो वो हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद। अदरवाइज इन डिवाइसेस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस, कोई भी इक्विपमेंट अगर वो सही रीडिंग बताए, जो एक्चुअल रीडिंग होती है, जो हम मेजर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, जो हम देखना चाह रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो डिवाइस और उससे किया जाने वाला टेस्ट वैलिड है। अदरवाइज वो इनवैलिड होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखने से पहले ओरिजिन देखते हैं। लैटिन वर्ड वैलिडस से ये वर्ड वैलिडिटी डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। आप देखें, द डिग्री और द एक्यूरेसी विद विच टेस्ट मेजर व्हाट एवर इट इज सपोज टू मेजर।
टेस्ट वो चीज़ मैयर करके हमें बता रहा है जिसको हम सपोज कर रहे हैं या जो हम मैयर करना चाह रहे हैं, तो वो टेस्ट वैलिड होता है। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर टेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी का, आप ज़बान के नीचे बगल में रखते हैं, ठीक है, तो आप अपना बॉडी ये टेस्ट कर रहे होते हैं, अपना बॉडी टेस्ट टेम्परेचर का कर रहे होते हैं। अगर तो आपको ये सही रीडिंग दे, एक्यूरेट रीडिंग दे, करेक्ट रीडिंग दे, ठीक है, ट्रू रीडिंग दे, तो ये आपका वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड। इसी तरह वेइंग बैलेंस, इसी तरह ये आपका बीपी अपरेटस, और इसी तरह आप क्लासरूम में एक आईक्यू टेस्ट बनाते हैं, बच्चे का इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए टेस्ट बनाते हैं, और वो टेस्ट वाकई इंटेलिजेंस को, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप अगर सवाल एक पूछें कि डिफाइन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलिजेंस की क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन का इंटेलिजेंस के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक क्रैमिंग है, ठीक है, वो रटा लगाते हैं हम चीज़ों को। तो इस तरह का टेस्ट होता है, यानी इंटेलिजेंस में ये नॉन वर्बल टेस्ट है किस्म का। तो वो टेस्ट जो जिस मकसद के लिए बनाया जाए उस मकसद को हासिल कर ले या वही चीज़ बताए, ठीक है, उसको हम वैलिड टेस्ट बोलते हैं। क्लियर जी सबको? बोलना नहीं चाहिए अब ये जी, शाबाश, लग गई समझ जी? यस सर, आगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि मुझे सिनोनिम बताएं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताएं वैलिडिटी का, तो शाबाश, कौन बता सकता है कि कौन सा वर्ड हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूट? जी प्लीज, एक वर्ड में। जी, एक्यूरेट सर, एक्यूरेसी, वेरी गुड, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस, ये सारे इसके सिनोनिम, अल्टरनेटिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिंगल वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्राइटेरियन वैलिडिटी है, इसकी दो टाइप्स हैं, कंकरेंट एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, फिर कंटेंट वैलिडिटी है, फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। अच्छा, इसी तरह फिर ये केस लिखा हुआ है गलती से, फेस वैलिडिटी है, फिर इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी है। ये इसकी 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। हम वन बाई वन इन टाइप्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगी। आपने पहले एग्जाम्पल को अपने माइंड में ऐसे बिठाना है कि ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ नहीं भूलेगी। और मैं बता रहा हूँ, जब तक आप एजुकेशन से, पैडागोजी से, टीचिंग से या इसकी सीट से, जो एजुकेशन या पैडागोजी बीएड एमएड से सीट्स जो भी आती हैं, आप जुड़े हुए होंगे, चाहे आप एमफिल कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप कोई पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हर जगह पे आपके साथ हैं। जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी एजुकेशन के अंदर एक हर्ट ऑफ पैडागोजी है, इसी तरह ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी हर्ट ऑफ असेसमेंट एंड एवेलुएशन और रिसर्च हैं और पैडागोजी हैं। तो कंटेंट वैलिडिटी, अब इसका कंटेंट हम किसको कहते हैं? आपकी किताब का, सर हमें मेरी किताब है ना, तो लोग ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं, सर हमें कंटेंट दिखाएं। कंटेंट का मतलब इसमें कौन कौन से मेजर एरियाज आपकी किताब के अंदर शामिल हैं, वो सर हमें दिखाएं प्लीज़, ठीक है। इसमें सर टॉपिक रेलिवेंट हैं, मुझे ये चाहिए, सर मैं जो टॉपिक देख रहा था वो आपकी बुक में नहीं है, मैं नहीं लेना चाह रहा। तो मैं हर एक जो भी मेरा क्लाइंट या बायर होता है किताब, वो उसको हम पहले सारी कंटेंट लिस्ट देखते हैं, ताकि ये ना हो कि उसके पास किताब पहुंचे वो कहेगा जी मैं नहीं लेना चाहता। और ये ऑप्शन भी हम देते हैं कि अगर किसी को नहीं पसंद आती तो पेमेंट वापस कर ले, हम किताब वापस कर लेते हैं। वेल, कंटेंट से मुराद कहने का ये है कि अब मेरी किताब के अंदर जो टॉपिक आप देखना चाह रहे होते हैं, क्या वो शामिल हैं कि नहीं है। इसी तरह आप एक टेस्ट बनाते हैं, तो उस टेस्ट में जो टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक चैप्टर पढ़ाया जमा का, एक पढ़ाया तफरीक का, एक पढ़ाया ज़रब का, एक पढ़ाया तकसीम का, ठीक है, ये 4 एरियाज आपने मैथ में पढ़ा दिए। अब आपके टेस्ट के अंदर ये ना हो कि एडिशन का सवाल हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, लेकिन डिवीजन का ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके टेस्ट के अंदर ये चारों एरियाज शामिल होने चाहिए, ठीक है, सारे मेजर एरिया, हर एक एरिया से सवाल लाजमी होना चाहिए। तो या इधर देखने आप एक चेक लिस्ट बना लेते हैं कि पहले चैप्टर से इतने सवाल, दूसरे से इतने, तीसरे से इतने, चौथे से इतने, पांचवें से इतने। तो कंटेंट वैलिडिटी आपके टेस्ट की वो वैलिडिटी है जो ये बता रही होती है कि आपने अपने टेस्ट के अंदर उन तमाम एरियाज को टच किया है, उनसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपने पढ़ाए। ये नहीं है कि 2 चैप्टर से बना दिया टेस्ट और अगले 3 चैप्टर को आपने टच ही नहीं किया।
तो content validity specify that all the major aspect of the content area should be covered by the test item. टेस्ट आइटम से मुराद आपके वही जो सवाल है उनके अंदर सारे एरियाज मौजूद हों, एंड कंटेंट आर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। और आप जिस पर एक ये नहीं है कि आपने सारे के सारे सवाल हर एरिया से शामिल कर लेने, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना होता है। अब जब हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं ना, TOS टेस्ट ब्लूप्रिंट जिसे हम बोलते हैं, तो ये मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला रेगुलर सेशन में। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट। जो भी सवाल हम लेते हैं ना उसका पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी का। नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें कंटेंट भी हमने पूरे एरिया से देखना है और जो ऑब्जेक्टिव्स है ना हमारे उनके अकॉर्डिंग हमने देखना होता है। It is the extent to which the content of the test represents the domain of concept it is supposed to measure, यानी जिस डोमेन से मुराद आपकी ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर है, आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा है और जो कंटेंट है उस ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अ वैलिड मैथ टेस्ट शुड इंक्लूड क्वेश्चन कवरिंग वेरियस मैथ कॉन्सेप्ट टॉट इन द करिकुलम। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया कि आपने मैथ में ये चीज़ें दूसरी जमात में पढ़ाई हैं, तो अब आपके टेस्ट के अंदर ये चारों चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या किसी और कोई सी दो और को जो है वो टच कर रहे हो। ये हो गया आपका कंटेंट वैलिडिटी। देन कम्स क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब इसको समझने से पहले भी एक एग्जांपल पहले अपने माइंड में रखें। आप एडमिशन टेस्ट देते हैं अपना एमफिल का, आप एम कैट या जो दूसरा होता है MD कैट या कैट जो टेस्ट होते हैं, या सिंपली आप समझ लें गेट टेस्ट या एंट्री टेस्ट आपने ले लिया, प्री टेस्ट जिसे हम कहते हैं स्कूल के अंदर। आप सपोज करें कि आप एक प्रिंसिपल साहिबा हैं, अल्लाह ताला आप सबको हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, SST और अच्छी अच्छी जॉब्स बहुत जल्द दें, आमीन। तो आप जब एक पोस्ट पे बैठे हैं और आप सपोज करें हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस हैं अपने स्कूल के, तो आपके पास बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ बच्चे एडमिशन के लिए। तो आपका स्कूल इतना अच्छा है, आप इतना वर्क करते हैं कि स्कूल इतना चमक जाता है कि आपके पास गुंजाइश नहीं होती। तो आप ये करते हैं कि चलें एडमिशन टेस्ट ले लेते हैं, जो एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको एडमिशन देंगे। तो अब आपके पास मैं एज अ स्टूडेंट पहुंच जाता हूं आप में से किसी के पास एडमिशन लेने के लिए, तो आप मेरे को प्री टेस्ट देते हैं कि भाई ये एक प्री टेस्ट है, ये आप अटैम्प्ट करो। मैं उस टेस्ट को अटैम्प्ट करता हूँ, 100 में से मेरे उसमें से आते हैं 92 मार्क्स सपोज करें, या 22 मार्क्स। अब 92 फ़र्ज़ कर लें आ जाते हैं, तो अब आप एज अ एग्जामिनर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो बंदा है ना ये बड़ा लायक है या बड़ा नालायक है, ये तो अब फेल हो गया, आइंदा भी फेल हो गया, अब इसके इतने अच्छे मार्क्स हैं तो नेक्स्ट टाइम भी इसके जो एनुअल एग्ज़ाम में भी ये तो टॉप करेगा, ये तो मेरे स्कूल को चमकाएगा। इसको कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। यानी कि आपका एक टेस्ट जो है वो किसी परफॉर्मेंस के साथ आप उसको क्या कर रहे होते हैं, मैच कर देते हैं। किसी एक टेस्ट की परफॉर्मेंस को आप उसकी किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस के साथ मैच करके कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि इस टेस्ट में ये देखें ये कितना मुश्किल टेस्ट था, इसमें इसका ये रिजल्ट आया है, तो अगले टेस्ट में भी इसका यही रिजल्ट आएगा। इसको कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, criterion validity is about seeing if a test predict or match up with the real life outcome or performance. Test produce same result as produced by another standardized test. ठीक है, मिसाल के तौर पर आज मैंने जो टेस्ट दिया, तो अगर साल बाद टेस्ट मेरे से लिया जाएगा उससे मिलता जुलता, तब भी मेरे सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो it asks does the test score line up with that with what it is supposed to predict or correlate with। यानी जो आज मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या जो आप मेरे से जो मेरी परफॉर्मेंस से आपकी जो प्रिडिक्शन है, इसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट एग्जाम में एनुअल में इसके इतने नंबर आएंगे दोबारा, इसको कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेडिक्टर इज प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज एंट्री टेस्ट रिजल्ट्स। मैंने अपनी एग्जांपल आपको दे दी है, ये एंट्री टेस्ट था, ये मेरी फ्यूचर परफॉर्मेंस आ गई। अब मेरा टीचर, मेरा प्रिंसिपल ये प्रेडिक्ट करेगा कि फारूकी की अब परफॉर्मेंस ये है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसकी ये हो सकती है। इसी को कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब ये दो तरह का होता है, प्रेडिक्टिव और कंकरेंट। ठीक है, प्रेडिक्टिव क्या है, एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट।
यानी आप किसी टेस्ट की बुनियाद पे किसी बच्चे की फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि इसकी फ्यूचर में भी यही परफॉर्मेंस होगी, तो इसको प्रिडिक्टिव कहा जाता है। और दूसरा कंकरेंट, टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट विद प्रीवियसली हेल्ड वैलिड टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट मैंने दिया पहले, यानी प्री टेस्ट दिया, एंट्री टेस्ट दिया, फिर मैंने मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, उसमें भी मेरे उतने ही अच्छे नंबर आ गए। तो एक टीचर जो है वो ये देखेगा कि हाँ वाकई इसने जो पिछला टेस्ट दिया था उसमें भी यही परफॉर्मेंस थी और जो मैंने प्रिडिक्ट किया था इसने वही सेम रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो कंकरेंट से मुराद ये है कि सिमिलैरिटी इन रिजल्ट्स। ठीक है, तो पहले वाले वैलिड टेस्ट और अब वाले वैलिड टेस्ट में सिमिलैरिटी आ जाती है और वो जो टीचर प्रिडिक्ट कर रहा था उसकी प्रिडिक्शन सही हो जाती है। इसको कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी ओवरऑल। ठीक है, तो दो इसमें फर्दर कैटेगरीज हैं। प्रिडिक्टिव में प्रिडिक्ट किया जाता है टेस्ट की बेस पे, और कंकरेंट में दो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, दो डिफरेंट वैलिड टेस्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टीचर है। अच्छा, मैं ना कोशिश करता हूँ, पहले मैं गूगल से पिक्चर्स लेता था, ये मैंने खुद जनरेट की हैं पिक्चर, ये भी, और ये मेरी एआई समझ लें कि क्रिएशन है ये वाली, ये मैंने खुद क्रिएट की, ये टीचर भी और ये सब कुछ भी, कोई पिक्चर कहीं से मैंने नहीं ली, एआई क्रिएशन है मेरी अपनी। और ये कैसे है, ये स्किल सीखे, मॉडर्न स्किल ना, एक एप्लीकेशन है आइडियोग्राम, IDEOGRAM। आप उस पर टेक्स्ट लिखे ना तो आपको जिस तरह का टेक्स्ट आप उसे प्रोवाइड करेंगे उसी तरह का वो आपको पिक्चर क्रिएट करके दे देगा 2 मिनट के अंदर। अच्छा, बहरहाल ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, अब इसको समझने के लिए दो एग्जांपल्स लें। इसकी भी चूंकि फर्दर दो टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब सपोज करें ये मोहतरमा एक टीचर हैं और ये अपने बच्चों का कंप्रीहेंशन कहते हैं चीज़ों को समझने की सलाहियत, अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी या मीनिंग को समझना, मतलब को समझना, कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ के बारे में, तो ये होता है कंप्रीहेंशन। अच्छा, अब इसने कंप्रीहेंशन को असेस करना, इस बंदी ने, इस टीचर ने। अब ये क्या करती है, इसके लिए ये 2 या 3 डिफरेंट टेस्ट बना लेती। अब इसका पर्पस क्या है, किस चीज़ को मेजर कर रही है ये, शाबाश कोई बताए। जी, ये किस चीज को मेजर कर रही है? जी, कोई बता सकता है ये किस चीज को मेजर करने की कोशिश कर रही है? मैंने अभी बताया, शाबाश, एनीवन प्लीज। सर काइंडली रिपीट कर दें क्योंकि आप आवाज। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि चले मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन और बता ही देता हूँ। ये एक टीचर हैं और ये बच्चों की कंप्रीहेंशन को मेजर करना चाह रही हैं। अब उसके लिए वो 3 डिफरेंट या 2 डिफरेंट टाइप के टेस्ट बना लेती हैं। एक रिटन टेस्ट, MCQ बेस्ड टेस्ट, कोई शॉर्ट क्वेश्चन कोई टेस्ट, कोई सब्जेक्टिव कोई टेस्ट बना लेती हैं, और दूसरा ये ओरल एग्जामिनेशन यानी इंटरव्यू करती हैं, सवाल जवाब करती हैं। अब देखें, इसने 2 डिफरेंट टेस्ट बनाए किस चीज़ को मेजर करने के लिए, एक चीज़ को, और वो क्या है, कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट को कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। आपका टेस्ट उस कॉन्सेप्ट को, उस अंडरस्टैंडिंग को जो बच्चे की आप मेजर करना चाह रहे हैं, अगर तो मेजर कर सकता है तो ये आपकी जो वैलिडिटी होगी टेस्ट की वो कंस्ट्रक्ट होगी। अब आप ये मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही कंस्ट्रक्ट को, एक ही अंडरस्टैंडिंग को आप या तो मुख्तलिफ टेस्ट से मेजर करते हैं या फिर हर एक कंस्ट्रक्ट के लिए मुख्तलिफ टेस्ट बना देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, यानी आपने एक बच्चे का कॉन्सेप्ट मेजर करना है ना, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए या कन्वर्जेंट वैलिडिटी यूज करते हैं या फिर डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है कि डिफरेंट टेस्ट हैं आपने बना लिए, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, ठीक है, ये आपने बना लिए और आप मेजर क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, when different tests have only one common construct, teacher wants to measure the comprehension level of the students, he used written and oral test. High correlation between the scores on the written comprehension test and the oral comprehension test would indicate convergent validity. मैं अभी convergent और divergent की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ आपको construct समझा रहा हूँ, फिर मैं इस पे बाद में आता हूँ। अच्छा, ये दूसरा है, दूसरा जो वो तरीका यूज करती है टीचर, वो करती है
कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए, यानी हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग टेस्ट बनाती है। पहले एक कॉन्सेप्ट के लिए उसने 2 3 4 टेस्ट बना लिए एक ही चीज को मेजर करने के लिए, उसको डीकंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहा जाता है। और फिर दूसरा ऑप्शन उसके लिए ये होता है कि वो एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ एक टेस्ट बनाती है। मिसाल के तौर पर वो मैथ के लिए सिर्फ कोई मैथ टेस्ट डिजाइन करती है, और इंग्लिश के एसएलओज को मेजर करने के लिए वो सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट जो है वो एक टेस्ट मेजर कर रही है, टेस्ट यूज कर रही। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये होती है कि एक जो टीचर है वो बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मेजर करने के लिए क्या करता है, जो आइटम शामिल करता है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो वाकई उस कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हों जिसके लिए वो बनाए गए हों। मिसाल के तौर पर कंप्रीहेंशन की एग्जांपल मैंने दी है, हम बात कर लेते हैं एडिशन की। तो जो क्वेश्चन किए गए हैं मैथ के पेपर के अंदर टीचर की तरफ से या ऑरली पूछे गए हैं, उनके अंदर सारी की सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन एडिशन से रेलिवेंट हों, वो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ ना लेके जा रहे हों आप, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट रिफ्लेक्ट टू मेजर अ हाइपोथेसाइज्ड ट्रेट और इट इज चेक्ड व्हाट शुड एग्जिस्ट इन द टेस्ट थ्योरेटिकली। जो आप देखना चाह रहे हैं साथ साथ उसी से रिलेटेड भी चीजें, आइटम्स आप टेस्ट के अंदर शामिल करेंगे। डज द टेस्ट मेजर द कॉन्सेप्ट दैट इज इंटेंडेड टू मेजर। टेस्ट वो ऑब्जेक्टिव मेजर कर रहा है जिसके लिए ये बनाया गया है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट अ टेस्ट ट्रूली मेजर द स्पेसिफिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक इट क्लेम्स टू मेजर। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज अ न्यूली डेवलप्ड इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन टू मेजर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। The test provided to diverse students and shows correlation among the results, indicating that the new test measure intelligence as intended. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक टेस्ट बनाया गया इंटेलिजेंस टेस्ट, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए। और फिर वो दिया गया है डाइवर्स। डाइवर्स से मुराद यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स, मुख्तलिफ इलाकों के बच्चों को और मुख्तलिफ टीचिंग मेथडोलॉजी से पढ़ाए जाने वाले बच्चों को वो टेस्ट दिया गया। तो फिर जो है उनके रिजल्ट्स को आपस में देखा गया है, कंपेयर किया गया, कोरिलेट किया गया, देखा गया कि रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो वाकई इंटेलिजेंस को मेजर करता है। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। अब कन्वर्ज फिजिक्स की ये टर्म है, किसी चीज को मतलब मुख्तलिफ चीजों को एक पॉइंट पे लाना। मुख्तलिफ चीज़ों को आप जब एक सिंगल पॉइंट पे लाते हैं तो इसको कन्वर्ज कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की शुआओं को जो है आप किसी एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करा रहे होते हैं, तो वो उसी तरह यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुई है कन्वर्जेंट वाली। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट, सिर्फ एक पॉइंट या एक चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को या एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कंप्रीहेंशन एक सिंगल एरिया या कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट था जिसको ये मोहतरमा मेजर करना चाह रही थी, और इसके लिए इसने दो डिफरेंट टेस्ट यूज किए, दैट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। दूसरी है डाइवर्जेंट वैलिडिटी। अब डाइवर्जेंट मतलब फैलाव, स्प्रेड को कहा जाता है। तो ये जब आपका टेस्ट, एक टेस्ट सिर्फ एक चीज को मेजर कर रहा हो, यानी एक से यानी मुख्तलिफ आपके सवालात जो पेपर के अंदर हैं, हर सवाल मुख्तलिफ चीज को मेजर कर रहा है। मैं इसकी दोनों को एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर कंप्रीहेंशन को ले लें या नॉलेज को ले लें। नॉलेज कहते हैं रिमेम्बरिंग समथिंग, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो पहला लेवल होता है ना कॉग्निटिव डोमेन का, उसमें नॉलेज, नॉलेज कहते हैं रिमेम्बरिंग समथिंग, ठीक है। अब देखें रिमेम्बरिंग, आप यूं भी पूछ सकते हैं, एक सवाल आप देते हैं कि फर्स्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, अब नॉलेज है, ठीक है। अब इसी को आप यूं भी सवाल कर सकते हैं, रिमेम्बरिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब आपने सवाल एक ही पूछा है, उसका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया। तो इस तरह जब मुख्तलिफ क्वेश्चन एक ही चीज पूछ रहे हो ना, तो इसको कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहा जाता है। डाइवर्जेंट क्या होगा कि नॉलेज से रिलेटेड एक सवाल होगा, आगे कंप्रीहेंशन से रिलेटेड एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन से रिलेटेड एक और मुख्तलिफ किस्म का क्वेश्चन होगा। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। व्हेन डिफरेंट मेजर्स आर नॉट टाइटली रिलेटेड टू कॉमन कंस्ट्रक्ट मीन्स टू से डिफरेंट टेस्ट मेजर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट, यानी हर सवाल मुख्तलिफ चीज जो है मुख्तलिफ एरिया से पूछा गया।
उसके बाद आता जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, इसे दो जो पॉइंट मैं अंडरस्टैंड किए हैं, जैसा कि फुल बुक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जैसे फाइनल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाती है, क्या वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी में आएगा या नहीं? नहीं नहीं। क्योंकि उसमें सारे चैप्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं ना, लाइक अगर मैथ्स की बात की जा रही है कि अगर फैक्टराइजेशन का है, दूसरा लेगोरिथम का है, मैट्रिक्स का है, तो उसमें तमाम मैं टॉपिक्स आपको के बताता हूँ, ठीक है कंसेप्ट को। जी जी। जी। आपने एक टेस्ट बनाया और वो टेस्ट सिर्फ ब्लूम टेक्सोन जी, एक टेस्ट बनाया वो सिर्फ ब्लूम टेक्सोनोमी को मुहैया कर रहा है, उसके हर सवाल ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेटेड है, तो ये आपका जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अब आप पूरी बुक की बात करें और उसमें मुख्तलिफ एरियाज हैं, हर एरिया से क्वेश्चन पूछा गया जो कि मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट है, तो वो डाइवर्जेंट वैलिडिटी होगा, क्योंकि हर एक सवाल एक नए एरिया, एक नए टॉपिक से रिलेटेड है, एक डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो डाइवर्जेंट बन जाएगा। जी, कोई और कंफ्यूजन? नो सर, बस यही थी किसी सर। और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। सर एक दफा ना सर उसको तो ये जो आपने इससे पहले वो क्राइटेरियन वैलिडिटी कराई है सर, उसको काइंडली थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, फेस वैलिडिटी। आप देखें फेस वैलिडिटी, आपको एक टीचर नज़र आ रहे हैं, अगेन ये एआई जनरेटेड एक इमेज है। अब इनको मैंने एक टेस्ट बना के दिया और इन्होंने देखते ही कहा कि सर आपका टेस्ट वैलिड है, बहुत अच्छा बना हुआ है। इसी को कहते हैं फेस वैलिडिटी। जब आप एक टेस्ट एक एक्सपर्ट को दिखाते हैं और उसकी सुपरफिशियल अपीयरेंस, ज़ाहिरी उसकी जो अपीयरेंस है या इनिशियल इंप्रेशन जो उसका होता है, वो देखने वाले पे ऐसे पड़ता होगा तो बहुत कमाल का टेस्ट है भाई। तो देखने से ही अगर कोई टेस्ट आपको परफेक्ट लगे, अच्छा लगे, स्टैंडर्डाइज लगे, तो इसको हम बोलते हैं फेस वैलिडिटी। इसको हम कहते हैं टेस्ट इज वैलिड बाय डेफिनेशन, अ टेस्ट इज वैलिड बाय इट्स सुपरफिशियल अपीयरेंस या इनिशियल इंप्रेशन। ठीक हो गया जी? माइक ये अली के नाम से आईडी है, माइक आपका ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। अच्छा, उसके बाद लास्ट टू इसकी टाइप्स है, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये आप प्लांट्स देखें, इनकी ये ग्रोथ देखें और इधर से ये सनलाइट है इनके ऊपर पड़ रही है, दो तरह के वेरिएबल होते हैं रिसर्च के अंदर। तो उसमें एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है ना, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पर प्लांट की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, ये डिपेंडेंट है सूरज की रोशनी के ऊपर। एक पौधा कमरे के अंदर रखा हुआ है, एक कमरे के बाहर रखा, जो कमरे के बाहर रखा है उसकी ग्रोथ जल्दी होती है कंपैरेटिवली उसके जो रूम के अंदर है जिसको सनलाइट नहीं पहुंच रही होती। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब इनमें दो चीजें हैं, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या है? पौधे की ग्रोथ। इंडिपेंडेंट क्या होगा? सनलाइट, वो चीज जो किसी दूसरी चीज के अंदर कोई चेंज इंड्यूस या क्रिएट करती है। जैसे सूरज की रोशनी है, वो जैसे ही पड़ेगी पौधे की ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और प्लांट ग्रोथ जो है वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इंटरनल वैलिडिटी वो है कि जब जो डिफरेंस हम नोट करें, जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि कमरे के अंदर आपने कुछ प्लांट्स रख दिए और कुछ बाहर सूरज की रोशनी में होते हैं, और आप जो है मुसलसल उनको 15-20 दिन, 2-3 हफ्ते आप उनको ऑब्जर्व करते हैं और आप ये रिजल्ट नोट करते हैं कि वो पौधे जिनको सूरज की रोशनी में रखा गया उनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है उन पौधों की निस्बत जो अंधेरे में या बंद कमरे में रखे गए। ठीक है, अब आप इसमें आपने बाकी सारी चीज़ें उनको वही पानी, वही उनको न्यूट्रिएंट्स दिए जो आपने बाहर रखे पौधों को दिए, हर एक चीज़ सेम थी सिवाय रोशनी के, हर एक चीज़ आपने उनको सेम प्रोवाइड की। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रोशनी ना होने से पौधे की ग्रोथ मुतासर हो रही है। तो इनमें दो किस तरह के वेरिएबल हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि सनलाइट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? जी शाबाश, ताकि इसको मेमोरी। डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। अब देखें जब और ग्रोथ क्या होगी? शाबाश, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। अब देखें जो ग्रोथ है ना, इसमें जो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो तब्दीली आती है, जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो। यानी यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिए वो सनलाइट लिए,
वो सिर्फ सनलाइट की वजह से हो, किसी और फैक्टर की वजह से ना हो, तो वो हमारा जो रिजल्ट होगा इंटरनली वैलिड होगा। रिजल्ट क्या होगा? इंटरनली वैलिड। मिसाल के तौर पर अब आपने बाकी सारी चीज़ें सेम रखी, बट एक दिन आपने न्यूट्रिएंट्स जो है बाहर वाले को ज़्यादा सप्लाई कर दिए, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ तो ज़्यादा होगी उसकी निस्बत उससे जो कमरे के अंदर पड़ा, जिसको एक रोशनी पहले मुयसर नहीं, ऊपर से आपने उनको न्यूट्रिएंट्स भी कम दिए, तो इसका मतलब वो इंटरनली वैलिड नहीं होगा, उसके जो रिजल्ट्स होंगे। तो ये रिसर्च में यूज होती है इंटरनल वैलिडिटी। टेस्ट इज वैलिड इफ डिफरेंस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट ड्यू टू अदर वेरिएबल, यानी न्यूट्रिएंट्स का, पानी की सप्लाई का, ठीक है, इनका इस तरह किसी और फैक्टर की वजह से ना हो। सेम उसका वैरायटी का सीड है, वही मट्टी वही सॉइल आपने यूज़ की जो आपने बाहर वाले पौधे के लिए की, वही अंदर वाले के लिए वही पानी दिया, वही न्यूट्रिएंट्स दिए, लेकिन ग्रोथ में सूरज की रोशनी की वजह से फ़र्क आ रहा है, इंटरनल वैलिडिटी होगी। उसके बाद एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब आपने इसी एग्जाम्पल को रिकोड कर लेते हैं कि आपने कहा कि आपने जो है वो 50 पौधे धूप में रखे, 50 कमरे में रखे। आपने वाज़े फ़र्क देखा कि जो कमरे के अंदर पौधे थे और जो बाहर थे उनकी ग्रोथ में फ़र्क था सूरज की रोशनी की वजह से। अब आपने सिर्फ 50 पौधों पे अपनी स्टडी की है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब भी जिन पौधों को कम रोशनी मुयसर होगी, उनकी ग्रोथ उन पौधों की निस्बत कम होगी जिनको पूरी या मुकम्मल रोशनी मुयसर होती है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी ये है कि आपने एक सैंपल पे 50 पे 500 पे एक स्टडी की और उस स्टडी को आप जनरलाइज करते हैं पूरे पौधों के ऊपर, पूरे बर्ड्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। आपने सपोज करें कि आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए इंसुलिन का एक्सपेरिमेंट किया कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब उसके लिए क्या किया गया, इंसुलिन जब ये बनाई गई तो इसको टेस्ट किया गया बाकायदा शुगर के मरीजों के ऊपर। तो फिर ये देखा गया 50 लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया कि ये शुगर के मरीज हैं, क्या इनका डायबिटिक लेवल जो है डायबिटीज़ लेवल कम होता है। देखा गया कि हाँ जो है वो कम हो जाता है। तो फिर कहा गया कि डायबिटीज़ जो है वो एक यूनिवर्सल आपका टोटका है शुगर लेवल को कम करने का, ठीक है, और ये पूरी जगह यूज होगा। इसको कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। आपने 50 लोगों के ऊपर इंसुलिन अप्लाई करके जो है वो दुनिया की 8 अरब आबादी के ऊपर कह दिया कि जिसको शुगर होगी आप इसको लगाएंगे उसका शुगर लेवल कम होगा। ये होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये सैंपल था और ये आपने पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर दिया। टेस्ट इज एक्सटर्नली वैलिड इफ द रिजल्ट जनरलाइज टू द पॉपुलेशन आउटसाइड द सैंपल। जी, यहाँ तक कोई इशू? सर इस एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम इंडक्टिव रीजनिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग भी ये होती है कि आप जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, आप कह सकते हैं किसी हद तक बहरल, इसको भी कह सकते हैं। अच्छा, रिलायबिलिटी, दूसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी होती है एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, वो है रिलायबिलिटी। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको 4 एग्जांपल दी थी, एक थर्मोमीटर की, एक जो है वेइंग बैलेंस की, एक बीपी अपरेटस की और एक आईक्यू टेस्ट की। वो 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगेन लिखी हुई हैं। ये वही थर्मामीटर है। अब देखें, आपका थर्मामीटर पहली मर्तबा तो आपने जो उससे टेस्ट किया उसने 38 या जो भी आपको मेजरमेंट दी वो बिल्कुल ठीक थी, तो वो वैलिड था, या गलत दी तो वो इनवैलिड था। अब आप क्या करते हैं, आप कोई भी थर्मामीटर यूज़ करते हैं घर में, जो, हाँ मैं अपनी बात करूं तो मैं बीपी अपरेटस जब घर में हम यूज़ करते हैं या शुगर वाली वो जो डिवाइस होती है वो यूज़ करते हैं, तो हम 2 से 3 मरतबा उससे टेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि हमें पता चल जाए कि अगर रिपीटेडली बार बार थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करने से, डिजिटल थर्मामीटर से वही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि थर्मामीटर रिजल्ट रिपीटेडली सेम दे रहा है। अब ये भी हो सकता है कि थर्मामीटर ख़राब हो। मिसाल के तौर पर आपका वज़न है 50 किलोग्राम, सपोज कर लेते हैं। आप एक जो है बैलेंस के ऊपर अपने कदम मुबारक रख के अपना वज़न करते हैं, तो आपका वज़न 50 किलोग्राम आता है। आप नीचे उतरते हैं, फिर उसके ऊपर जो है दोबारा आते हैं, फिर उतरते, 3 4 5 मरतबा आप सेम जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको वो रिपीटेडली सेम मेजरमेंट दे रहा है, 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम। वो कभी 49 और कभी 51 नहीं करता। इसका मतलब आपका टेस्ट बार बार जो आपकी डिवाइस है बार बार टेस्ट लेने पे सेम रिजल्ट दे रही है, तो वो रिलायबल होती है। यानी अगर कोई मशीन, कोई टेस्ट
रिपीटेडली बार बार टेस्ट लेने से सेम रिजल्ट दे तो वो रिलायबल होता है। अब ये याद रखिएगा कि अगर वो रिलायबल है तो लाजमी नहीं है वैलिड हो, लेकिन एक वैलिड रिलायबल होता है, यानी जो एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा होता है ना, मिसाल के तौर पर आपका वजन है 55 किलोग्राम और ये आपको बैलेंस पहली मरतबा 50 बता रहा है, दूसरी मरतबा 50, तीसरी मरतबा 50, आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि कल तो मैंने अभी डाइटिंग शुरू की है 3 दिन पहले और मेरा जो है 55 था, आज 50 हो गया। आपको वहम होता है, आप फिर जो है वो साथ वाले या किसी मार्केट में किसी शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, वहाँ पे कोई बंदा वेइंग बैलेंस लेके खड़ा है, आप उस पर जब दोबारा अपना वेट चेक करते हैं तो वो तो 45 kg होते हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि मेरा वेइंग बैलेंस ख़राब है। तो इसी को कहते हैं रिलायबिलिटी, यानी आपका जो टूल है वो आपको सेम रिजल्ट रिपीटेडली दे रहा है तो ये रिलायबल है। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो एक्यूरेट है तो उसने 100% रिलायबल रिजल्ट देने हैं, यानी वो वैलिड है तो वो रिलायबल ज़रूर होगा। लेकिन अगर रिलायबल है यानी सेम रिजल्ट दे रहा है बार बार, ठीक है, वो रिजल्ट तो वही 50 दे रहा था लेकिन आपका तो 54 था, तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। तो हम यूं इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एक वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होता है, बट एक रिलायबल टेस्ट लाजमी नहीं है हमेशा वैलिड हो। ओके, इसी तरह आपने थर्मोमीटर की रीडिंग की, वो भी रिपीटेडली आपको 37 दे रहा है तो वो भी रिलायबल होगा। इसको हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जब हम देखते हैं तो कंसिस्टेंसी कहते हैं, स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स कहते हैं। द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्कोर ऑफ अ टेस्ट आर व्हेन अ टेस्ट शोज सिमिलर रिजल्ट्स रिपीटेडली is known as reliable. Reliability is related to consistency and stability of the test score over time and across different condition. मुख्तलिफ कंडीशन में ये सेम रिजल्ट दे रहा है तो आपका टेस्ट रिलायबल है। ठीक है, रिलायबिलिटी एक लैटिन वर्ड रिलायबिली से डिराइव किया गया। री का मतलब होता है बैक और लायबिलिस का मतलब होता है रिलाइड अपॉन। ठीक है जी, अब इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन आई जी जी पूछिए पूछिए। सर क्रिएशन जो है क्राइटेरियन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे फिर क्या डिफरेंस है? उसमें भी यही कह रहे हैं कि उसमें सेम रिजल्ट आएगा और यहाँ पर भी ये बात सेम की जा रही है कि यहाँ पे भी जो है टेस्ट का रिजल्ट अगर सेम आएगा तो वो रिलायबल है। चले मैं आपको क्राइटेरियन वैलिडिटी पे दोबारा लेके आ गया हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट विद प्रीवियसली हेल्ड वैलिड टेस्ट। आपने पहले को टेस्ट लिया, ठीक है, वो डिफरेंट टेस्ट था, वो कोई और तरह का टेस्ट था, प्री टेस्ट था आपका, ये इंट्री टेस्ट था, फिर आपने एनुअल एग्जाम दिया, अब ये मुख्तलिफ टेस्ट हो गए ना। ये प्रीवियसली हेल्ड टेस्ट था और ये आपने फ्यूचर में या अब आके आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर का टेस्ट दिया, इसके और इसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है क्या चीज़, क्राइटेरियन वैलिडिटी। एक पहले से मौजूद वैलिड टेस्ट जो लिया गया उससे मिलता जुलता आपका रिजल्ट आता है तो ये क्राइटेरियन है। ठीक है, यानी डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हम करते हैं ना रिलायबिलिटी की, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें हम कहते हैं कि सेम चीज़ को आप रिपीटेडली मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, आप उसी टेस्ट को बार बार मेजर कर रहे हैं। बात की समझ लगी? तो ये रिलायबिलिटी होती है। जी जी। अच्छा, अब इसकी आगे टाइप्स। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी फाइनल एग्जाम से पहले जो भी असेसमेंट टेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है, अगर बार बार किसी भी स्टूडेंट के किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वही मार्क्स आ रहे हैं और जब वो फाइनल एग्जाम बोर्ड का एग्जाम देते हैं उसमें भी जाके उसके वही मार्क्स आते हैं, तो क्या वो क्राइटेरियन वो वैलिडिटी होगी? हाँ, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बिल्कुल प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। दूसरा जब सिंपल आप जी 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 सिंपल दूसरा ये कि अगर असेसमेंट नहीं में बार बार वही मार्क्स आ रहे हैं तो क्या वो दूसरी बार हो सकती है या नहीं? नहीं, अब देखिए मेरी बात सुने, मैं दो चीजें हैं, आप थोड़ा सा इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो एक है आपका टेस्ट। अगर तो आपका टेस्ट जो है वो सेम रिजल्ट दे रहा है, आप उस बच्चे से ले रहे हैं, किसी और बच्चों से ले रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल के बच्चों से ले रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों से ले रहे हैं, वो आपका सेम रिजल्ट दे रहा है, ये रिलायबिलिटी होती है। और जब आप किसी की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं किसी टेस्ट की बेस पे, अब देखें यहाँ पे एक तरफ परफॉर्मेंस है, एक तरफ टेस्ट है,
तो जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है ना, उसमें हम बच्चे की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम टेस्ट को देख ही नहीं रहे, हम उस बच्चे की तो परफॉर्मेंस सीएलओ में वो आ जाएगा, सीएलओ में क्राइटेरियन आ जाएगा ना, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जी, तो उसने कितना लर्न किया है, कि यस, अगर वो भी एक चैप्टर हमने पढ़ा है। हाँ जी। तो अब ये इन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे इसमें हम रिलायबिलिटी में हम टेस्ट को देखते हैं कि वही टेस्ट बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है। उसमें हम देखते हैं कि एक बच्चा एक टेस्ट उसने दिया, 2 माह 6 माह 1 साल के बाद उसका टेस्ट हुआ, तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि ये दोबारा इसी तरह का रिजल्ट देगा। और अगर वो दे देता है तो हम कहते हैं ये कंकरेंट वैलिडिटी हो गई, जो इसने पहले दिया था, जिस तरह का रिजल्ट इस बच्चे ने, अब भी उसने उसी तरह का दिया। अच्छा, इसकी टाइप्स होती है टेस्ट, रीटेस्ट, जिसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, इंटर रेटर और इंट्रा रेटर, फिर है पैरेलल फॉर्म, फिर है स्प्लिट ऑफ, और फिर है इंटरनल कंसिस्टेंसी। बहुत ही आसान है, हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं क्विकली। अब सबसे पहले है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट नाम बता रहा है, एक टेस्ट लेंगे दोबारा वही टेस्ट ले लेंगे, तीसरी मरतबा वही टेस्ट ले लेंगे, फिर आप देखेंगे पहले टेस्ट का रिजल्ट, दूसरे का रिजल्ट, तीसरे का रिजल्ट। एक थर्मामीटर आपने एक दफ़ा टेम्परेचर चेक किया, दोबारा चेक किया 2 मिनट के बाद, फिर तीसरी मरतबा 2 मिनट के बाद चेक किया, रीटेस्ट कर रहे हैं आप। इसको कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। व्हेन सिमिलर टेस्ट आर अप्लाइड रिपीटेडली एंड प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, इट इज़ नाउन एज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इंटर रेटर एंड इंट्रा रेटर। अब इसमें 3 कंडीशन है, सेम टेस्ट, सेम टाइम, डिफरेंट स्टूडेंट। अब ये देखें, ये स्टूडेंट का ए स्टूडेंट का कोई ग्रुप था, ये स्टूडेंट बी थे, ठीक है। अब टाइम सेम है, टेस्ट भी सेम है, दोनों को सेम टाइम में सेम टेस्ट दिया जा रहा है, बट स्टूडेंट डिफरेंट है। सपोज कर लें ये स्कूल एक्स के हैं और ये स्कूल वाई के स्टूडेंट हैं, दोनों मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों को सेम टेस्ट सेम टाइम में दिया जा रहा है और इसके रिजल्ट देखे जाएंगे, दोनों को मुवाजना किया जाएगा। अगर सिमिलर रिजल्ट दे रहा है तो ये इंटर रेटर, इंटर कहते हैं 2 चीज़ों के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 2 स्कूलों के दरमियान, सपोज कर लेते हैं। तो अब ये देखें, डिफरेंट स्टूडेंट, सेम टेस्ट सेम टाइम, अगर सिमिलर रिजल्ट दे तो क्या होगा, इंटर रेटर। इंटर 2 चीज़ों के दरमियान को कहा जाता है, कल भी मैंने बताया था। दूसरा इंट्रा रेटर, इंट्रा विद इन को कहा जाता है, किसी एक चीज़ में से। अब एक ही स्कूल के बच्चे होंगे, टेस्ट सेम, टेस्ट सेम होगा, बच्चे भी वही हैं, ठीक है, उसी स्कूल वाले, स्कूल एक्स वाले या वाई वाले, टेस्ट सेम है, स्टूडेंट सेम है। यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, टाइम का, ठीक है। सपोज करें आपने आज ट्यूसडे को टेस्ट लिया, फिर आप जो है फ्राइडे को टेस्ट लेते हैं, फिर आप मंडे को ले रहे हैं। अब टेस्ट सेम है, आज भी लिया, फ्राइडे को लिया, मंडे को लिया, या आज लिया, अगले महीने लिया, फिर तीसरे मंथ जाके ले लिया। टेस्ट सेम, स्टूडेंट सेम, टाइम डिफरेंट, रिजल्ट सेम, इसको कहते हैं इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। इंट्रा विद इन को कहा जाता है। अब देखें, एक ही स्कूल के बच्चे हैं तो एक ही स्कूल में से विद इन, ठीक है, तो इसको इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। ब्लूम टेक्सोनोमी के ना 3 डोमेन्स हैं, कोई बता सकता है उनके नाम? कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है, एंड साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन जी। अच्छा, जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, अब इसके फर्दर 6 उसके लेवल्स हैं। क्या, कितने लेवल हैं? 6 लेवल। अब मैंने ये स्लाइड ओपन की हुई है कॉग्निटिव डोमेन की, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, नॉलेज, रिमेंबर, ये वाली बात मैंने बताई है, कॉम्प्रिहेंशन की बात हमने की, अंडरस्टैंडिंग की। तो एक एग्जांपल इसी से और लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, पैरेलल फॉर्म को। अब एक जो टेस्ट डेवलपर है ना, वो टेस्ट बनाएगा, और टेस्ट कैसे बनाएगा कि बात एक ही पूछी जाएगी, बात पूछने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, स्टेटमेंट सेम नहीं होगी, स्टेटमेंट के पीछे बात वही होगी। मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि एक टीचर जो है वो MCQ बनाता है, क्वेश्चन नंबर 1 नॉलेज से बनाता है, एबिलिटी टू रिकॉल इज कॉल्ड। अब नीचे ऑप्शन है नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ठीक है। अब देखें, एबिलिटी टू रिकॉल इज नाउन एज नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस। ये 4 उसने ऑप्शन दे दी, ऑब्वियसली नॉलेज इसका दुरुस्त जवाब है। अब इसी बात को जो है टीचर दूसरे पेपर में, जो
मतलब ये है कि उसने टेस्ट 2 बनाने हैं और बिल्कुल एक जैसे बनाने हैं। एक जैसे से मुराद ये है कि सेम ऑब्जेक्टिव, सेम बात पूछी जाएगी, पूछने का अंदाज मुख्तलिफ। अब वो कैसे पूछेगा, नॉलेज इज, ठीक है, या नॉलेज मीन्स, अब यहाँ पे ऑप्शन होंगे, एबिलिटी टू रिकॉल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अप्लाई, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन। अब बात वही पूछी गई है, पहले ऑप्शन में ये टाइटल पूछे गए थे, हेडिंग पूछी गई थी, दिए गए थे, हेडिंग दी गई थी ऑप्शंस में, और सवाल था ये डेफिनेशन उसमें लिखी हुई थी स्टेम में, स्टेटमेंट में, और ऑप्शन में ये इसका टाइटल वहां पे लिखा हुआ था। अब बात उसने घुमा के, मैं रिपीट करता हूँ, पहला क्वेश्चन था द एबिलिटी टू रिकॉल इज नाउन एज नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये 4 ऑप्शन थे। अब दूसरा उसने क्वेश्चन किया, नॉलेज मीन्स एबिलिटी टू रिकॉल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अप्लाई, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन। इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म। अब देखिए सवाल एक ही है, सिर्फ पूछने का अंदाज उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। यूज्ड टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, ये बात यहां से शुरू हो रही है। कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन, ठीक है, सेम वे से, सेम कंटेंट से बनाए जाएंगे 2 डिफरेंट फॉर्म्स के टेस्ट, फिर उनके रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये दोनों टेस्ट मैं ही अटेम्प्ट करूंगा और मेरे स्कोर, मेरा टीचर कंपेयर करेगा कि पहले इससे इस तरह ये बात पूछी गई है तो इसने रिजल्ट सेम इस तरह दी है, अब इसको थोड़ा सा घुमा के पूछी गई है वही बात, तो फिर इसने कैसा जवाब दिया। तो मेरे दोनों टेस्ट के रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा इस तरह से। इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक हो गया। उसके बाद स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ में हम क्या करते हैं, आपका जो कोर्स है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ पहले टेस्ट ले लिया जाएगा, फिर सेकंड हाफ, ठीक है। उसमें फिर दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया जाता है कि फर्स्ट हाफ में इसके क्या पोजीशन थी, सेकंड में। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों के रिजल्ट आपस में मैच हो रहे होते हैं तो देन इट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, और अगर नहीं हो रहे होते तो इट मीन्स कि आपकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इंश्योर नहीं हुई। ठीक हो गया। लास्ट इसकी टाइप है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में हम अब तक हम बात किसकी करते आ रहे हैं, सवाल की या टेस्ट की? टेस्ट की बात कर रहे हैं कि पूरा टेस्ट आपका ऐसे ऐसे होगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी से मुराद ये है, जैसे इंटरनल वैलिडिटी की हमने बात की है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी भी होती है, इंटरनल रिलायबिलिटी भी होती है। वो ये होती है कि आपके पेपर में मौजूद हर सवाल, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने एक स्कूल से टेस्ट लिया, उसके रिजल्ट यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों का किस तरह का रिस्पॉन्स है। स्कूल बी से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 पे उन बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, स्कूल सी में देखा, डी में, ई में, एफ में। अब आप इन सारे स्कूलों के बच्चों का जो रिस्पॉन्स है क्वेश्चन नंबर 1 की से रिलेटेड रेलिवेंट, वो आप देख रहे हैं। तो जब सेम जो आइटम है या सेम जो क्वेश्चन है मुख्तलिफ जगहों से, वो जो टेस्ट आपने लिया उसमें हर क्वेश्चन के का जो आंसर है अगर वो भी कंसिस्टेंट है हर सवाल का, तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी। ये हमारा आज का टॉपिक था जी, जो हमने डिस्कस करना था। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। हमारा तकरीबन 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है। रेगुलर सेशन सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज़, 1 मिनट मुझे दे दें, फिर हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मेरी बात पूरी हो लेने दें। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जो रेगुलर सेशन है उसके फीचर मैं बता देता हूँ। इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे, मेरे एडमिन आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि हम कब स्टार्ट करें। इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर हम ये सेशन नया स्टार्ट करेंगे। क्लास की टाइमिंग ईशा की नमाज के बाद हम रखेंगे इसी टाइम पे, ठीक है। डेली लेक्चर हुआ करेगा। जो नोट्स आप स्लाइड में देख रहे हैं ये आपको उस दिन लेक्चर से पहले आपको PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसी में से आपका लेक्चर होगा लाइव, जैसे अब हुआ, आज हुआ, कल हुआ था। फिर उसी में से उसी लेक्चर जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आपका गूगल ड्राइव टेस्ट होगा 20 मार्क्स का डेली, ठीक है। इस पैटर्न पे आपके 60 लेक्चर होंगे और हर लेक्चर का टेस्ट साथ साथ होता रहेगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपका चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट अलग से होगा। मंडे से फ्राइडे तक हमारी क्लास हुआ करेगी। सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे हम ऑफ रखेंगे। हाँ, अगर विद इन वीक मुझे कोई मसरूफियत आ जाती है, मेरी कोई मजबूरी हो जाती है, तो जो दिन मेरे मिस होंगे, 2 दिन मिस होंगे तो 2 दिन मैं पढ़ाऊंगा क्लास, यानी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होगा। अगर हफ्ते के दरमियान कोई छुट्टी मैंने की तो, ठीक है। और 1 दिन छुट्टी की तो मैं 1 दिन पढ़ाऊंगा और इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगी
इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आपका 30 डेज़ का जो है वो टेस्ट सेशन होगा। जब ये 60 लेक्चर आपके पूरे हो जाएंगे देन आपका एक ग्रैंड टेस्ट सेशन होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो कंटेंट दिया जाएगा, उसी में से फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा डेली बेसिस पे 500 MCQs में से। और टोटल हमारा जो सेशन है ये तकरीबन 3 माह पर मुश्तमिल होगा। इसमें आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो जिसकी होगी वही कामयाब हो सकेगा। बाकी जो लोग जोश से आएंगे, पहले 10 दिन पढ़ेंगे और फिर सुस्त हो जाएंगे, तो वो बेशक रजिस्ट्रेशन अपनी ना करवाएं, कोई फ़ायदा नहीं अपना पैसा ज़ाया करने का। और 6000 इसकी फ़ीस होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3 माह की। आप एडवांस भी करा सकते हैं। आपको अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकते हैं। 3000 आप कर दें, 3000 नेक्स्ट मंथ आप कर सकते हैं। आपको एक सब्जेक्टिव बुक आपके होम एड्रेस पे भेजी जाएगी। सॉरी, ये थी सारी डिटेल। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। जी सर मेरा क्वेश्चन सर जी सर आपने जैसे ये बात की तो सर हमारे पास भी क्राइटेरियन वैलिडिटी होगी, उसमें सर हम एक बच्चे का जो है वो पहले टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसके बाद इसका एक दोबारा से परफॉर्मेंस टेस्ट उनके लिए, अगर उनके रिजल्ट जो हैं वो देखते हैं कि मतलब सेम आ रहे, वो तो हमारी रिलायबिलिटी हो जाएगी। और सर फिर यहाँ पे मतलब हम उसको कैसे क्राइटेरियन वैलिडिटी कहेंगे कि जो उसने हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया कि पहले इसके इतने मार्क्स आएंगे, अगर दोबारा भी आते हैं तो वो जो है हमारा क्राइटेरिया। अल्लाह तो के सर जो बंदे, हम आप बातें मिक्स कर रही हैं ना, बस ठीक है। सुने सुने मेरी बात सुने। मैंने कहा है कि इसमें रिलायबिलिटी में हम टेस्ट को देखते हैं। आपका टेस्ट सेम होता है। आपका टेस्ट क्या होता है? सेम होता है। वही टेस्ट आप बार बार लेते हैं। वहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रीवियसली हेल्ड डिफरेंट वैलिड टेस्ट। क्राइटेरियन वैलिडिटी में हम कह रहे हैं कि पहले से लिया गया एक डिफरेंट वैलिड टेस्ट था, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट था, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस थी, तो दोबारा उस बच्चे ने उसी तरह की परफॉर्मेंस दी। ठीक है, तो उसमें तो टेस्ट ही डिफरेंट है, उसकी टाइमिंग डिफरेंट है। वो टेस्ट और था, प्री टेस्ट था, अभी उसने फाइनल एग्जाम दिया। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बच्चा आता है ना, स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, आप उसका प्री टेस्ट लेती हैं, उस बच्चे के 100 में से 80 मार्क्स आते हैं। आप कहती हैं कि ये बच्चा मेरे पास पढ़ेगा तो ये 85 मार्क्स लेगा, और वाकई ऐसा होता है कि वो 80+ मार्क्स ले जाता है। अब आपका वो टेस्ट तो आपने साफ है, वो जो चीज़ें उसकी प्री टेस्ट में पूछी थी, फाइनल एग्जाम तो उसका कोर्स ये करिकुलम से रेलिवेंट होगा, जो आपने उसको सिलेबस पढ़ाया वो वाला तो नहीं होगा ना जो आपने उससे पहले लिया था। तो वो तो डिफरेंट टेस्ट होगा, टाइम डिफरेंट होगा। ठीक है, और वो रिजल्ट दे रहा है उसी तरह जिस तरह आपने प्रिडिक्ट किया था। तो ये क्राइटेरियन होती है जी। और रिलायबिलिटी में प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते, वो लाजमी नहीं है कि एक्यूरेट हो, वो हर दफ़ा चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है जी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने भी हमें ये टेस्ट और ये टेस्ट के बारे में बताया है, तो सर मुझे अब गालबन पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, मैं मे भी आपको याद करवाऊँ तो आपके ज़हन में आ जाए। सर एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था जहाँ पे ये उन्होंने पूछा था, स्टेटमेंट में रिमाइंड में नहीं है स्टैम्प जो उसकी थी, लेकिन उसमें ये था कि ये कौन सा टेस्ट होगा। उन्होंने नीचे ऑप्शंस दी थी, हॉरिजॉन्टल या इस तरह कुछ करके था। तो अगर आपके माइंड में कोई स्टेटमेंट इस तरह की आई है, मतलब सेम बच्चे थे, टेस्ट आई थिंक सो वो आप एक था। और बात में वो होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और हॉरिजॉन्टल स्टडी, वो सेम स्टूडेंट से आप रिपीटेडली डाटा लेते हैं ना, तो इसको जी जी हाँ जी, वो डिफरेंट काइंडली इस पे थोड़ा बात करिएगा। वो रिसर्च पे है, वो हम उस पर डिटेल में टॉपिक है हमारा एक पूरा, उस पर हम रिसर्च में जाके ना इंशाल्लाह ताला तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी पे बात करेंगे। जब आप ना सेम बच्चों से बार बार डाटा लेते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल स्टडी बोला जाता है। मिसाल के तौर पर आप चौथी क्लास के बच्चों से 5-6 मरतबा टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, तो 5वीं क्लास के बच्चों से ले लेंगे, 6ठी क्लास के बच्चों से ले लेंगे एक ही टाइम में, तो 5वीं 6ठी और 7वीं के बच्चों का आप डिफरेंस देखेंगे कि उनका IQ लेवल कितना डिफरेंट होता है या उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है। अब आपने सेम टाइम में डिफरेंट स्टूडेंट का डाटा ले लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल स्टडी होती है, ये इकोनॉमिकल होती है, इसमें लेस टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पैसा खर्च होता है। जो होती है ना वर्टिकल स्टडी, उसमें आप क्या करते हैं कि वो बच्चे जो 5वीं में थे जब 6ठी में जाएंगे फिर आप उनका टेस्ट लेंगे, जब 7वीं में जाएंगे फिर आप लेंगे, इसके लिए टाइम ज़्यादा, ये ज़्यादा जो है वो ख़र्चा आपका ज़्यादा होगा, आपका लेबर वर्क या वर्क ज़्यादा हो जाता है।
तो ये एक डिफरेंट टर्म है, वो इंशाल्लाह हम रिसर्च में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन जी आज के टॉपिक से रेलिवेंट शुक्रिया पूछिए। सर। सर एक क्वेश्चन और था। सर जैसे आपने क्राइटेरियन का जिक्र किया, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ये नहीं होता कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है, जैसे मैंने एडमिशन लेना किसी भी जगह पे, तो वो नहीं, कहेगा वो कि अगर इस बच्चे क्राइटेरियन ने नहीं, 40 नंबर लिए। वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो वैलिडिटी नहीं है, वो एक डिफरेंट टर्म है। आप सीआरटी की थैंक बात यू सर। करें सर क्राइटेरियन मेरा रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के हवाले से, वो यहाँ वैलिडिटी से उसका कोई कंसर्न नहीं है जी। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटर और इंट्रा से फॉर एग्जांपल जैसा कि अब कोई भी बोर्ड का पेपर होता है, फर्स्ट टाइम होता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का होता है, सेम होता है, सेम स्टूडेंट होते हैं, सेम पेपर होता है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स बन जाते हैं, ये फिर इंटर में आ जाएगी क्या या नहीं? दूसरा ये है कि इंट्रा में सेम टेस्ट जैसे हम जॉब के लिए देने जाते हैं, टाइम डिफरेंट होता है लेकिन होता सेम है, क्या वो इंट्रा में आएगा या नहीं? नहीं, दूसरा जो मैं ये डिफरेंट पूछना चाह रहा देखें, था, याद रखिएगा मेरी बात सुने, वो डिफरेंट टाइम आएगा, जैसे फर्स्ट नहीं, जैसे आप एक पेपर होता है ना, फर्स्ट टाइम होता है, दूसरा सेकंड टाइम होता है, वो फिर इंट्रा में आएगा? हाँ, उसमें ये होता है ना, मेरी बात सुने, उसमें एक ही वक्त में ना आप डिफरेंट रिलायबिलिटीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात की है कि आप जो है वो उसको पैरेलल फॉर्म में भी बनाते हैं और फिर उसकी इंटर या इंटर रेटर भी रिलायबिलिटी भी आप देख रहे होते हैं। बात की समझ लगी है? आप टेस्ट सेम लेते हैं, स्टूडेंट आपके सेम है, ठीक है, और टाइम का आपका डिफरेंस आ रहा है, तो ये इंट्रा हो जाएगा। अब जैसे मॉर्निंग में केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, ठीक है, जी जी, इवनिंग तो में सेकंड टाइम केमिस्ट्री भी का, है हाँ बच्चों का सेकंड, ये फिर इंट्रा रेटर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। और सर मुझे दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा ना कि पैरेलल में, जैसे फॉर एग्जांपल एक पाक स्टडी का एमसीक्यूज है कि अल्लामा इकबाल गांधी से फर्स्ट टाइम कब मिले थे, 1916 में मिले थे। अब जैसे इसको घुमा के अगर वो कहता है कलकत्ता में मिले थे, बात वही होती है, अगर वो कलकत्ता की जगह अगर वो डेट पूछ लेता है या डेट की जगह प्लेस हाँ पूछ हाँ लेता है, बिल्कुल क्या वो बिल्कुल, पैरेलल में आ जाता हाँ बिल्कुल, ये पैरेलल, मिसाल है? की और वजह सर से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था, ठीक है। जी अच्छा, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन क्यों कहा जाता है? अब ये भी सवाल आ सकता है, जी ठीक है। अब मतलब बात जी वही है, सिर्फ जी। उसके पूछने का अंदाज डिफरेंट है। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अब एक पेपर को पैटर्न बनाया जाता है ना, जैसे वो बोर्ड के पेपर होते हैं, 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज के होते हैं,